So hello students, welcome to the chemistry class. Today we are going to discuss some other things like in last class we have discussed about the Rutherford model, then we discussed about the some different atomic terms like isotopes, isobars, isotones, isodiphers, isosters, है ना? So एंड हमने ये भी डिस्कस किया था कि रदरफोर्ड मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स थे एंड उस ड्रॉबैक्स में कुछ मैंने बताया था आपको कि जब हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे जो कि हमारा बोर्ड्स मॉडल होगा देन हम ये वहां पे देखेंगे कि किस तरीके से उस ड्रॉबैक्स को वहां पे अचीव किया गया, किस तरीके से उस ड्रॉबैक को वहां पे एक्सप्लेन किया गया कि जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो बोर्ड्स मॉडल में हाउ इट इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन. ठीक है, बट उससे पहले हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे बोर्ड्स मॉडल में यूज होने वाली हैं. तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं वेव. लास्ट क्लास के लेक्चर सबको क्लियर है ना? मैंने कुछ होमवर्क दिया था, 2-3 क्वेश्चन आई थिंक सो, एंड मुझे बहुत कम बच्चों ने सबमिट किया. मैं फिर एक बार आपको लास्ट टाइम बोल रहा हूं, जो भी आपको दिया जा रहा है होमवर्क, क्योंकि अभी आपको डीपीपीज जो जा रही हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन वो डीपीपीज भी आपको 2 डेज जा रही है ना, वेडनेसडे एंड सैटरडे, लाइक केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो जो आपको होमवर्क क्लास में दिया जा रहा है उसको सब लोग करके सबमिट करिए. ठीक है, ग्रुप पे डालिए या फिर जो आपका डाउट वाला ग्रुप है या फिर कोई आप मुझे पर्सनल भी भेज सकते हैं, बट स्टिल कुछ ही बच्चों ने मुझे भेजा है, सबके जो है वो आंसर्स मुझे नहीं मिले. ठीक है, तो उसको जरूर करिए, अदरवाइज फिर आपके पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा, फिर वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी. तो हम स्टार्ट करते हैं वेव. वेव क्या होता है? सो वेव मोशन इज means of transferring energy from one point to another. Wave motion is means of transferring energy from one point to another without transferring the matter between these points. Between these points, है ना? So wave motion is a means of transferring energy from one point to another without transferring the matter between these points. Correct? So हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे वेव मोशन को? अब ये वेव मोशन आप सबने पढ़ रखा है. अगर मैं यहाँ पे एक वेव को रिप्रेजेंट करूं, हालांकि आपके फिजिक्स का टॉपिक है, बट आगे जो हम मॉडल्स पढ़ने वाले हैं उसमें क्या होगा, हमको इस चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो अगर मैं इसको बोल रहा हूं दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है, तो क्या हो रहा है? ये एक वेव के मोशन को दिखाया गया. वेव एक्चुअली क्या है? वेव मोशन इज मींस ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. आपके एग्जांपल की बात करें, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स होती हैं, है ना, ट्रांसवर्सल वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, बट वो आपके फिजिक्स के टॉपिक्स हैं तो हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं. हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि वेव क्या है और वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे. तो वेव जैसे हम बात करें कि अगर सिंपल से एग्जांपल आपने 10th क्लास में भी लाइक पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने, कि अगर हम एक पत्थर उठा के, एक पॉन्ड है जो कि पानी का जो तालाब है, अगर उसमें हम डालें तो क्या होगा, उसमें आपको वेव्स दिखाई देंगी, एक सर्कुलर वेव्स दिखाई देंगी, जहां पे वो पत्थर गिरा वहां से जनरेट होगी और फिर वो बढ़ती हुई जाएगी और एंड तक पहुंचेगी, वो तो बड़े बड़े सर्कल बनते जाएंगे. तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांसफरिंग ऑफ वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. वो वहां पे वेव्स जनरेट हो रही है जो कि मूव कर रही है. अब हम अगर एक लकड़ी का कॉर्क लेके उसमें डाल दें तो क्या होगा, जब वेव मूव करेगी तो वो ऊपर नीचे अपनी पोजीशन से मोशन करेगा, बट एक्चुअल में उसका ट्रांसफर नहीं होगा. सॉरी, तो एक्चुअल में उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उस कॉर्क का ट्रांसफर नहीं होगा, आप देखेंगे, बट वो अपनी पोजीशन से ऊपर नीचे मोशन करेगा. वही चीज यहां पे बोली जा रही है कि वेव मोशन क्या है? ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर बिटवीन दिस पॉइंट. तो मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा उन पॉइंट्स के बीच में, है ना. जैसे हम सेकंड एग्जांपल बात करें, लाइक हमने एक कॉर्ड ले ली, है ना, एक रस्सी ले ली, एक स्ट्रिंग ले ली, और उस स्ट्रिंग को हमने एक पॉइंट पे क्या कर दिया? बांध दिया. दूसरा पॉइंट हमारे हाथ में, तो एक पॉइंट पे बांधने के बाद दूसरा पॉइंट मेरे पास में है. अब मैं क्या करूं, अगर उस स्ट्रिंग को झटका दूं
मोशन कर रहा हूं या फिर मैं उसको झटका दे रहा हूं, मैं एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं, तो आप देखेंगे उसमें एक वेव जनरेट होगी स्ट्रिंग में, जो एक पॉइंट से उसके लास्ट पॉइंट तक जाएगी जहां पे वो बंधा हुआ है, करेक्ट। बट हो क्या रहा है यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अब क्या उस स्ट्रिंग में जो पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, मैटर के कुछ पार्टिकल्स हैं, क्या उन पार्टिकल का भी मोशन होगा? अगर मैं ऐसे झटका दूंगा तो यहाँ का पार्टिकल उधर थोड़ी चला जाएगा। तो स्ट्रिंग की जो अगर हम बात करें कि जो उसकी लेंथ है या फिर जो उसकी ब्रेड्थ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, स्ट्रिंग तो वैसी की वैसी रहने वाली है। मतलब पार्टिकल का मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, करेक्ट। सो दिस इज द वेव। तो वेव जब चलती है तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कि ये एनर्जी को ट्रांसफर करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, बट क्या होगा? मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर? दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द वेव। हमने वहां पे एक वेव दिखा रखी है, जो कि वेव इस तरीके से चल रही है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एंड देन दिस इज वाई एक्सिस, और फिर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं। सो अब हम इसको रफ करते हैं और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। टर्म्स रिलेटेड टू वेव। जैसे फर्स्ट टर्म की मैं बात करूं, दिस इज वेवलेंथ, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैम्डा के साथ, दिस इज वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैम्डा के साथ। अब इसी ये जो डायग्राम मैंने बनाया है यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये जो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट दिखाया मैंने, और ये इक्वल ही है ऑलमोस्ट, ये पॉइंट हुआ। सो इस पॉइंट को, ये जो टॉप का पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? crest, ठीक है, and this point is defined as trough, it is crust, it is trough, ठीक है। ये भी क्या होगा? crust, ये भी क्या होगा? trough। अब the distance between, इन दोनों के बीच का जो distance है, this is lambda, ये जो distance है यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, this is lambda। उसी तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, this is lambda, ठीक है। ये सेम है, आपको डायग्राम में देखने में भले ना लग रही हो, बट इट इज इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या डेफिनेशन देंगे वेवलेंथ की? डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रस्ट और ट्रफ is defined as a wavelength. Distance between two neighboring crest और trough is defined as a wavelength, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। इसको रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? ग्रीक लेटर लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूनिट क्या होगी? यूनिट, क्योंकि ये डिस्टेंस को हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, ये डिस्टेंस है कि डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रस्ट, ये भी एक क्रस्ट का पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो क्रस्ट एंड दिस इज ऑल्सो ट्रफ। तो ये क्रस्ट ट्रफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्रस्ट ये बता रहा है कि जो वेव है, वेव का जो मोशन दिखाया गया है, इस वेव के मोशन की जो मैक्सिमम यहाँ पे क्या होगी हमारे पास हाइट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रस्ट। और जब ये नीचे जा रहा है तो जो इसकी डेप्थ आ रही है, दैट इज क्या है? ट्रफ, ठीक है। तो क्रस्ट एंड ट्रफ, तो डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रस्ट और ट्रफ इज डिफाइंड एज अ वेवलेंथ। यूनिट आप क्या आ जाएगी? अगर हम नॉर्मल बात करें तो मीटर में ही दिखाएंगे, बट जनरली हम इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? एंगस्ट्रॉम में। सो जनरली represent in angstrom, जनरली रिप्रेजेंट इन एंगस्ट्रॉम। तो हम इसको जनरली किस में रिप्रेजेंट करेंगे? एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एंगस्ट्रॉम की जो यूनिट है उसको हम यहाँ पे अगर डिफाइन करें तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। ये इसकी यूनिट का कन्वर्जन है जो आपको याद रखना है। इसको एंगस्ट्रॉम से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट तो मीटर ही आएगी क्योंकि एमकेएस यूनिट की अगर हम बात करें तो मीटर ही होगा, बट हम जनरली इसको रिप्रेजेंट किस में करते हैं? एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करते हैं। वन एंगस्ट्रॉम इज 10 की पावर -10 मीटर। वैसे ही आपने पढ़ रखा होगा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर
-9 मीटर। ये क्या लिखा हुआ है, 1 नैनोमीटर। ठीक है, ये भी यूनिट है। उसी तरह अगर हम बात करें 1 माइक्रोमीटर, तो हम क्या कन्वर्जन दिखाते हैं, 10⁻⁻�6 मीटर। तो 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ये हो गया वेवलेंथ। अब हम सेकेंड टर्म की बात करते हैं। जो हमारा सेकेंड टर्म है दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ वेव्स, passing through one point in a unit time. Number of wave passing through one point in a unit time, or number of oscillations per second, ये भी हम बोलते हैं। सो नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू वन पॉइंट इन ए यूनिट टाइम और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, ये दोनों ही डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर मैं इस पॉइंट को उठाऊं, ये पॉइंट, तो पर यूनिट टाइम यानी ए पर यूनिट टाइम या पर सेकंड के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स इस पॉइंट को पास कर रही हैं। सो हाउ मेनी वेव्स आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इन अ गिवन टाइम इन अ यूनिट टाइम। तो एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही है यहां से, वो हो जाएगा हमारा क्या, नंबर ऑफ क्या, फ्रीक्वेंसी। एंड सेकंड क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगे। तो जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगे वही हमारी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी आ गई। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यू, ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, रिप्रेजेंटेड बाय न्यू ग्रीक लेटर। ठीक है, जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, तो इसको न्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू वन पॉइंट इन अ यूनिट टाइम, ये हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। यूनिट क्या होगी, यूनिट बताइए, यूनिट सबको पता है क्या लिखी जाएगी, सेकेंड। अगर हम सेकेंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो सेकेंड पावर -1, यानी टाइम इनवर्स आ जाएगा। टाइम इनवर्स आ जाएगा जो जनरली हम सेकंड में दिखाते हैं। ठीक है, इसी सेकंड इनवर्स को हम एक दूसरी यूनिट के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस यूनिट को हम बोलते हैं क्या, हर्ट्ज। हर्ट्ज से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। एंड 1 हर्ट्ज जो होगा हमारा वो कितने के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंड 1 हर्ट्ज हमारे पास अगर मैं लिखूं तो 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज जो है ये भी यूनिट है। ठीक है, और यूनिट सेकंड इनवर्स, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, तो एक सेकंड में जितनी साइकिल होगी वही 1 हर्ट्ज हो जाएगा। तो 1 हर्ट्ज 1 साइकिल पर सेकंड यानी 1 ऑसिलेशन पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इसकी यूनिट है। उसी तरह अगर हम कन्वर्जन की बात करें, लाइक अगर हम लिखें 1 किलो हर्ट्ज, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ हर्ट्ज। उसी तरह अगर लिखा हुआ है 1 मेगाहर्ट्ज, तो ये हो जाएगा 10⁻6 हर्ट्ज। तो ये कन्वर्जन आपको रखने, याद रखने, क्वेश्चन करते टाइम आपको ये कन्वर्जन यूज करने पड़ेंगे। अगर दिया हुआ है कि किसी की फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज है, मतलब 10⁻³ हर्ट्ज। उसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 1 मेगाहर्ट्ज, तो वो कितनी हो जाएगी, 10⁻6 हर्ट्ज। ठीक है, क्लियर। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्रीक्वेंसी। Then come on to the third, velocity। वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम वेव की, तो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन पर यूनिट
टाइम। सो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस वेव ट्रेवल करती है वही क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू इनटू क्या हो जाएगा, म्यू इनटू लैम्डा। करेक्ट, यही होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन पर यूनिट टाइम, जहां पे न्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेवलेंथ। सो इट इज वेवलेंथ, इट इज फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, है ना। तो यूनिट हम वेलोसिटी में क्या लिखते हैं, यूनिट मीटर पर सेकेंड, यही लिखते हैं ना वेलोसिटी में यूनिट। तो फ्रीक्वेंसी में हमने अभी देखा था यूनिट क्या आई थी, पर सेकेंड। वेवलेंथ हम क्या लिखते हैं, मीटर। वेवलेंथ क्या था, डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे थे। सो वेवलेंथ वाज द डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया, या फिर यहीं से हम लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा। ठीक है, ये किसी भी वेव्स के लिए हो जाएगा जहां पे v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी। इन केस ऑफ लाइट, लाइट जो विजुअल लाइट है जो सन से आ रही है जो हम देखते हैं, तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उस लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यूनिट आप सबको पता ही है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो लैम्डा जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है पर सेकेंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, एंड ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ऑसिलेशंस है वन कंप्लीट, जो लैम्डा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ, या फिर एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना डिस्टेंस कवर करेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस जितना है उतना ही यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा। फिर उसके बाद जब यहां से यहां जाएंगे तो यहां से यहां पहुंच जाएंगे, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम है। फिर इतना चल के नीचे आए, फिर यहां से नीचे जाएंगे तो ये दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएगा। फिर नीचे गए, फिर ये नीचे चला गया तो ये दोनों डिस्टेंस सेम हो गया। तो हर बार हम देखें अगर एक कंप्लीट ऑसिलेशन जो है उसमें जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वही हमारा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में फिर वहां से हमारे पास वेलोसिटी भी आ जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेट इन वेव इन पर यूनिट टाइम। देन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल टी से। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है कि जो वेव है उसका जो ऑसिलेशन हो रहा है तो एक वन कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है उसको। सो टाइम टेकन बाय वेव, टाइम टेकन बाय वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, एक कंप्लीट ऑसिलेशन कैसे होगा, यहां से वेव चलना स्टार्ट की, ये गई ये गई ये गई और फिर ये, तो ये पॉइंट जो आएगा वन कंप्लीट ऑसिलेशन। देन उसके बाद वापस यहां से स्टार्ट करेगी, फिर ये जाएगी, फिर यहां तक आई तो ये सेकंड हो जाएगा, तो दो ऑसिलेशन हो गए। तो वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, यूनिट सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड लिख सकते हैं। मिनट दिया है मिनट, बट हम एमकेएस में जनरली सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे सेकंड को ही मान के चल रहे हैं। टाइम टेकन बाय वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है वही क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसका अपोजिट हो जाएगा, टाइम पीरियड इज अपोजिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम ये भी बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होगा टाइम पीरियड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या बोलती है, फ्रीक्वेंसी बोलती है एक पर यूनिट टाइम में, या वन सेकेंड हम एक सेकेंड ले अगर, तो पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहे हैं। एंड टाइम पीरियड क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन सेकेंड, है ना। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन टाइम टेकन बाय वन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, तो एक ऑसिलेशन में जो टाइम लग रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा टाइम पीरियड। देन और कुछ बचा, और क्या प्रॉपर्टीज पढ़ते थे हम, उसके बाद हम पढ़ सकते हैं वेव नंबर। वेव नंबर म्यू बार से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, न्यू बार के साथ। वेव नंबर क्या है, वेव नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ।
और डिस्टेंस, ठीक है, पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं। तो पर यूनिट लेंथ के रिस्पेक्ट में जो नंबर ऑफ वेव्स हैं वही हमें क्या है, वेव नंबर। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये जो ये कंप्लीट ये ऑसिलेशन कर रहा है, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दिस इज 0.5 मीटर। अगर मैंने एग्जांपल ले लिया ये 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर में कितनी वेव आई, एक। फिर यहां से यहां तक का मैंने बोला है, फिर ये जितना 0.5 है यहां से लेके यहां तक का भी 0.5 ही होगा, तो ये भी 0.5 हो गया, 0.5 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 1 मीटर। यानी पर यूनिट लेंथ या 1 मीटर के रिस्पेक्ट में कितनी नंबर ऑफ वेव्स आई, एक वेव ये आई, देन ये सेकेंड वेव आई। तो पर यूनिट लेंथ में कितनी आई वेव, 2 वेव आई। तो 1 मीटर के डिस्टेंस में हमारे पास कितनी वेव्स आई, 2 वेव्स आई, जिसको हम क्या बोल देंगे, वेव नंबर बोल देंगे। तो इट इज अ वेव नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स या फिर नंबर ऑफ वेवलेंथ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वेव्स भी बोल सकते हैं आप, नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि ये नंबर ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा। सो नंबर ऑफ वेवलेंथ या नंबर ऑफ वेव्स, तो वेवलेंथ ही लिख लीजिए, पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, ठीक है। वेव नंबर, तो ये किसके अपोजिट हो जाएगा, लैम्डा के अपोजिट हो जाएगा, वेवलेंथ के अपोजिट। यूनिट आपको पता ही है, यूनिट आप लिख सकते हैं क्योंकि आपको लैम्डा की यूनिट पता है। लैम्डा की यूनिट अभी हमने पढ़ी थी क्या, मीटर, तो इसकी क्या आ जाएगी, मीटर इनवर्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, देन वेव नंबर के बाद एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, कैपिटल ए के साथ। एम्पलीट्यूड क्या होगा, द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। हाइट ऑफ क्रस्ट, ये जो क्रस्ट की हमने हाइट दिखाई है, दिस इज हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, ठीक है। तो हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज टर्म्ड एज एम्पलीट्यूड, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस, अगर मैं बोलूं ये दिस इज ए, तो ये जो हाइट है, या तो इसको ले लें या इसको ले लें, दोनों सेम ही होगा, जितना ऊपर जा रहा है उतना ये नीचे आएगा। तो ये जो हाइट है क्रस्ट की या फिर इस ट्रफ की जो डेप्थ है, ये दोनों को हम क्या बोल देंगे, एम्पलीट्यूड। तो हाइट ऑफ ए क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ए ट्रफ इज टर्म्ड एज एम्पलीट्यूड। क्लियर। चलिए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन लिख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, सब लोग क्वेश्चन लिखेंगे। कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ, कैलकुलेट करनी है हमको, एंड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। सो कैलकुलेट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम फॉर येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। ये आपको क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ बोला नहीं, सॉरी वेव नंबर ना, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी फॉर येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आपको बोला जा रहा है एक वेव है जिसकी वेवलेंथ यानी कि लैम्डा दिया हुआ है 5800 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा आपको क्वेश्चन में दिया गया, आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेव नंबर, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साथ में आपको क्या कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसमें तो हमने क्या किया था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या,
न्यू इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा या वी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। अगर मैं सीधा लिखूं वेलोसिटी जो हमने पढ़ा था इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा जो हमारे पास था, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ जो कि हमारे पास वेलोसिटी थी। येलो रेडिएशन की बात कर रहा है। येलो रेडिएशन जो हमारे पास विजिबल लाइट है, जैसे जो सनलाइट आती है, जो सनलाइट आ रही है उसमें येलो, जैसे आपने पढ़ रखा होगा विबग्योर होता है, जो हमारे पास विजिबल लाइट आती है उसको प्रिज्म से पास करें अगर हम, तो 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है विबग्योर में। उसमें क्या है, एक येलो कलर भी होता है। उस येलो कलर के रिस्पेक्ट में आपको वेवलेंथ दे रखी है 5800 एंगस्ट्रॉम। सो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना है, तब उसकी वेलोसिटी क्या रखेंगे, तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट ही रखी जाएगी। वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसमें जो येलो रेडिएशन प्रेजेंट है, क्योंकि येलो रेडिएशन की बात कर रहा है मतलब वो विजिबल लाइट है, तभी तो हमको कलर पता चलेगा येलो, तभी तो हमको कलर पता चलेगा जो विजिबल लाइट है। अदरवाइज और भी उसमें स्पेक्ट्रम में लाइट्स होती हैं तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, येलो रेडिएशन की यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात हो रही है। और ये सबको पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ये दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन में आपको दिया नहीं गया, लेकिन ये आपको पता है कि जो हमारे पास व्हाइट लाइट है या फिर जो लाइट आ रही है सन से लाइट, उसकी जो वेलोसिटी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम क्वेश्चन करते हैं आगे। तो अगर हम इस इक्वेशन का यूज करें v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, तो v आपके पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी की जगह न्यू। लैम्डा आपको दिया है 5800, 5800 ये एंगस्ट्रॉम में दिया है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये हम क्या रख रहे हैं, न्यू। ये जो सॉरी जो वेलोसिटी हमने रखी है क्या रखी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में है, तो आपको पता है कि अगर ये मीटर पर सेकेंड में है तो इसको भी आपको क्या रखना, फ्रीक्वेंसी है तो सेकंड में रखा जाएगा, वेवलेंथ है तो मीटर में रखा जाएगा, है ना, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सेम यूनिट होनी चाहिए। तो ये 5800 एंगस्ट्रॉम है। तो 1 एंगस्ट्रॉम हमने कितना पढ़ा है, 10⁻⁻10 मीटर। तो 5800 एंगस्ट्रॉम कितना बन जाएगा, 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये कन्वर्जन हो गया एंगस्ट्रॉम का मीटर में, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 10⁻⁻10। ठीक है, तो न्यू हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 5800 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा 3/58 कर दिया, ये 100 बनेगा 10⁻⁻10। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10⁻⁻8 10⁻8 ये बन जाएगा। ये 10⁻2 बनेगा, मैंने 58 ओनली लिखा है, तो 10⁻2 बनेगा, 10⁻−10 10⁻−8 बनेगा, ये ऊपर जाके 16 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी 3/58 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाके ऐड होके 8 + 8 16, तो ये बन जाएगी फ्रीक्वेंसी। यूनिट क्या लिखी जाएगी इसकी, यूनिट जरूर लिखेंगे सब लोग, अदरवाइज आगे कैलकुलेशंस गलत करेंगे। ठीक है, तो यूनिट आपको कंसीडर करके चल लें। 3/58 इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा गामा में 3/58 इंटू 10⁻16 सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ जाएगी उसके रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की 3/58 10⁻16 पर सेकेंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो उसकी यूनिट है पर सेकेंड के साथ दिखाएंगे, सेकेंड इनवर्स के साथ। पहली कैलकुलेशन हो गई, रफ करो इसे। देन हम बात करते हैं सेकंड। सेकंड क्या हमारे पास, वेव नंबर। वेव नंबर क्या है, वेव नंबर हमने पढ़ा था, वेव नंबर इज अपोजिट टू वेवलेंथ 1/λ। ये फॉर्मूला पढ़ा, वेव नंबर अपोजिट टू लैम्डा, तो वेव नंबर हम लिखेंगे तो 1/λ सीधा सीधा रख दीजिए, 1/5800। एंगस्ट्रॉम में है तो 10⁻⁻10 ये आ गया। सो दिस इज वेव नंबर। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5.8 बना के इस यूनिट को ऊपर लेके जाके, और फिर यहाँ पे हाँ सॉरी इस 10⁻⁻10 को ऊपर लेके जाके इसको सॉल्व कर लेंगे। साथ में यूनिट क्या रखेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार यूनिट लिख के चलिए, ताकि आपको जब लेंदी कैलकुलेशन आए तो वहाँ पे इजी रहे, अदरवाइज आप कैलकुलेशन गलत करेंगे। तो यूनिट इसकी क्या लिख दी जाएगी, पर मीटर या फिर मीटर इनवर्स। जो हमने पढ़ा था कि लैम्डा की मीटर आएगी तो मीटर नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा, तो पर मीटर या फिर मीटर इनवर्स। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे, तो हमारे पास वेव नंबर आ जाएगा। रफ करो,
उसी तरह सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए सब लोग, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी कॉमा वेव नंबर कॉमा टाइम पीरियड। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, टाइम पीरियड फॉर द वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम। सॉल्यूशन, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, टाइम पीरियड फॉर द वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहां पे अगेन वेलोसिटी नहीं दी गई है, वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्यों लिया हमने? अब इस बार आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि कहाँ पे हमने कौन सी व्हाइट लाइट ली है, या फिर हमारे पास येलो लाइट है, या फिर विजिबल लाइट है। तो ये जो वेवलेंथ दे रखी है 5000, ये वेवलेंथ आपको विजिबल लाइट में ही देखने को मिलती है। तो विजिबल लाइट का जब स्पेक्ट्रम हम आगे स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे स्पेक्ट्रम में जब हम डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट आउट करेंगे तो हमारे पास जो 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट होगी, मतलब ऐसी लाइट या फिर ऐसी वेव जिसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में है, उसके लिए आपको वो किस में आएगी? वो विजिबल रेंज में आएगी। तो विजिबल रेंज में है वो लाइट है नॉर्मल, जिसके लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाइए, वेव नंबर का फॉर्मूला लगाइए, टाइम पीरियड का लगाइए। आपको लैम्डा दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, साथ में आपको कैलकुलेट करना है न्यू फर्स्ट, दूसरा आपको कैलकुलेट करना है क्या? वेव नंबर, वेव नंबर कैलकुलेट करना है, थर्ड आपको कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड। ये तीन चीजें आपको कैलकुलेट करके लानी है। ठीक है, इसको होमवर्क ही लिख लीजिए, सब लोग ये कर लेंगे। सिंपल से फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, उस फॉर्मूले पे वैल्यूज रखनी है, याद रखिएगा। एंगस्ट्रॉम में दिया है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके आगे प्रोसीड करेंगे और वहां से सॉल्व करेंगे। क्लियर सबको? ठीक है, तो अब इसके आगे इस वेव की कैरेक्टरिस्टिक जो डिफरेंट हमने बात की कि एक नॉर्मल वेव होगी तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, लाइक वेवलेंथ हो गई, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, उसकी टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, उन चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन हम इसी में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? देखिए इधर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जनरेट होती है, जैसे हमने पढ़ा था कि मैक्सवेल ने बताया था, आपको अगर याद हो कि हमने जब रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था, मैक्सवेल ने बताया था कि जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो वहां पे क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मोशन करते हैं। ठीक है, तो उनका जो ऑसिलेशंस होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब मैं यहां पे एक दूसरा मार्कर यूज करता हूं। ठीक है, ये मैंने बोल दिया वाई एक्सिस के अलोंग है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये जिसके अलोंग जा रहा है जेड एक्सिस। ठीक है, तो देखिए अब ये अगर एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं यही इसी में लिख रहा हूं प्रोपागेशन ऑफ वेव। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सब फिर से सुनिए क्या मैं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन। अगर मेरी ये जो वेव है उसका मोशन किस डायरेक्शन में दिखाया मैंने, एक्स एक्सिस, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तो वेव के प्रोपोगेशन को दिखाया जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस के जो अलोंग है, वाई एक्सिस ये ब्लैक कलर का जो दिखाया ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। एंड ये जो रेड वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक, ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो ये ब्लैक कलर के जो हमने दिखाया वाई एक्सिस के अलोंग, दिस इज ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो है वो है ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस, और प्रोपोगेशन ऑफ वेव है एक्स। अब आपको पता है कि एक्स, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ये तीनों ही क्या होंगे, दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। हम इनको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस कैसे होगा, मान लो मैं ऐसे दिखा रहा हूं इस पॉइंट से निकलता हुआ, दिस इज जेड एक्सिस, तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक्स वाई एंड जेड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें वेव का प्रोपगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लिख सकते हैं वेव्स which consist of electric field oscillation and magnetic field oscillations। waves which consist of electric field oscillation and magnetic field oscillation। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है जेड एक्सिस के अलोंग। तो इन दोनों के ऑसिलेशन से जो वेव यहां पे प्रोपगेट कर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका नाम ही देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है, और इन दोनों के ऑसिलेशन से जो वेव वहां पे जनरेट हो रही है। अब ये दोनों फील्ड कहां से आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ रही है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगी जब एक चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा। तो अगर मैं ये एक चार्ज पार्टिकल बोलूं, दिस इज चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्सीलरेशन मोशन कर रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन। तो एक चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेटेड मोशन से, ये चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो उसमें क्या होता है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट बनते हैं, साथ में मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट बनते हैं। अब ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। जैसे मैं सिंपल समझा दूं, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पे मैंने एक प्रोटॉन रखा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्रोटॉन का अपना। तो हर चार्ज पार्टिकल का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो एरिया होता है जिसमें वो दूसरे पे फोर्स लगा सकता है। जैसे मैं बोलूं इस इलेक्ट्रॉन के सराउंड में ये वो एरिया है जिसमें अगर मैंने प्रोटॉन रखा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे अट्रैक्शन फोर्स लगा देगा। अब अगर इस एरिया से मैंने बाहर निकाल के इसको रख दिया, यहां प्रोटॉन रख दिया, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन पे फोर्स लगा पाएगा, नहीं लगा सकता। ऐसा थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो इन दोनों को कहीं भी छोड़ दिया जाए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, नहीं, दोनों एक लिमिट में एक दूसरे के पास होंगे तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन की एक खुद की फील्ड होगी, इस फील्ड के अंदर अगर प्रोटॉन होगा तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, अगर उससे बाहर है तो वो डिस्टेंस ज्यादा है, वहां पे वो अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा सकता।
तो हर चार्ज की अपनी एक फील्ड होती है, ये सब चीजें आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और फिर उसी तरह जब चार्ज पार्टिकल का एक्सीलरेटेड मोशन होता है तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का अगर ऑसिलेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है तो फिर वहां से जो वेव का प्रोपगेशन होगा उस वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स के प्रोपगेशन से ये वेव यहाँ पे जनरेट होगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये डायग्राम भी सब लोग बना लीजिएगा। ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ये ब्लैक वाला दिखा रहा है, जो रेड वाला पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, और जो एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रही है प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, so what is the characteristics of electromagnetic waves or radiation? Characteristic of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव्स और ट्रेवल with speed of light. All electromagnetic waves moves or travel with the same speed which is equal to light, और all electromagnetic moves or travel with the speed of light, जो कि अभी हमने पढ़ा था कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन सब का जो मोशन है, ऑल इलेक्ट्रो वेव्स मूव्स और ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। सेकेंड पॉइंट, electromagnetic wave moves in the perpendicular direction of the electric field component and magnetic field component. Electromagnetic waves moves in the perpendicular direction to the electric field component and magnetic field component, and ये दोनों भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सारी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगी। एंड द वेव प्रोपेगेट दे डू नॉट। देन थर्ड पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, they don't require any medium for propagation. They don't require any medium for propagation. Propagate करने के लिए उनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, propagate in the perpendicular direction, यहाँ पे भी आप moves की जगह propagate वर्ड लिख लीजिए, that will be much suitable. Propagate. So electromagnetic waves propagate in the perpendicular direction of the electric field component and the magnetic field component. ठीक है, क्योंकि मोशन हम यहाँ पे मूव्स यूज कर सकते हैं, बट मोशन जो होता है वो जनरली वन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बट प्रोपगेशन मतलब हम ओवरऑल डायरेक्शन में, मतलब हर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि हर डायरेक्शन में वो क्या होंगी, प्रोपगेट करेंगी। सो दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। आपको पता है जैसे लाइट हमारे पास जो सनलाइट आ रही है उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट साउंड वेव्स जो हम बोलते हैं उसको क्या है, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अभी हम जब तक हम अर्थ पे हैं, सरफेस पे हैं, हम बोलते हैं, कोई और सुन सकता है, तो एक यहाँ से आवाज दूसरे तक जा रही है, लेकिन जैसे हम अपने एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके अगर स्पेस में जाते हैं तो वहां पे फिर हम बोलेंगे, सामने वाले को सुनाई नहीं देगा, है ना।
तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पे वेव साउंड वेव जो है वो उनका प्रोपोगेशन मतलब उनको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है, वहां पे कोई नहीं सुन सकता हम कितना भी चिल्ला लें। बट अगर जो हमारी लाइट है, लाइट को क्या है, लाइट वहां से आ रही है और वो ट्रेवल करते हुए जो लाइट वेव्स आ रही हैं वो अर्थ पे आ रही हैं, जबकि स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, केवल अर्थ की एक लिमिट तक एटमॉस्फेयर है, उसके ऊपर तो है नहीं, गैसेस प्रेजेंट नहीं है। तो वहां पे क्या है, विदाउट एनी मीडियम दे कैन प्रोपोगेट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी वो सारी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, जो अभी हमने डायग्राम बनाया था, एंड दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। Then we will talk about what? Electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? सो इधर की वजह मैं यहां लिखता हूं, अरेंजमेंट ऑफ different wavelengths, arrangement of different electromagnetic arrangement of different electromagnetic radiation, arrangement of different electromagnetic radiation according to their increasing or decreasing wavelength. So arrangement of different electromagnetic radiation according to their increasing or decreasing wavelength और frequency, ठीक है। सो डिफरेंट वेवलेंथ जो है उनको अगर हम अरेंज करें, ठीक है, उनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अगर दिखाएं, मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सब लोग नोट कर लीजिए इसको। अब इधर इस रीजन में मैं लिख रहा हूं अल्ट्रा वॉयलेट, ये रीजन अल्ट्रा वॉयलेट हो गया, ठीक है। उसी तरह इधर का मैं दिखा दूं, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, अल्ट्रा वॉयलेट इधर लिखते हैं, अल्ट्रा वॉयलेट, this will be what? Infrared radiation, infrared, ये इंफ्रारेड है और इसको हम दिखा रहे हैं विजिबल लाइट जो हमें दिखाई देती है। उसकी रेंज हमारे पास क्या है, 4500 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के इधर क्या आ जाएगी, एक्स रेज, इधर क्या आ जाएगी, गामा रेज। एक्स रेज तो आपने सुना है, हॉस्पिटल हम जाते हैं एक्सरे कराने, एक्स रेज, गामा रेज। फिर उसके इधर हमारे पास क्या आ जाएंगी, कॉस्मिक रेज। उसी तरह इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड के आगे हमारे पास क्या आ जाएंगी, माइक्रोवेव्स। इधर क्या आ जाएंगी, रेडियो वेव्स। और फिर उसी रेडियो वेव्स में आगे आ जाती हैं लॉन्ग रेडियो वेव्स। लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं।
एक्सरे जो हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में कराने जाते हैं अपने चेस्ट के लिए या किसी भी पार्ट के लिए एक्सरे कराने जा रहे हैं, तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक्सरे जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अल्ट्रावायलेट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स जो कम्युनिकेशन में यूज होता है ना, रेडियो वेव्स का यूज करते हैं लाइक मोबाइल एंड डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशंस हो गया, टीवी सिग्नल्स हो गए, तो उसमें रेडियो वेव्स का यूज कर रहे हैं। तो ये सब को अगर हम उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करें, ठीक है। अब जैसे अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट जो है वो उसकी जो रेंज है वो हमारे पास आती है, ये आगे 10⁻⁷, ये अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये आ जाएगी आपके पास 10⁻8। इंफ्रारेड के आगे 10⁻6, 10⁻8 ये आ गया। एक्स रेज आपके पास आ जाएगा 10⁻10, ये सब मीटर में, ठीक है। उसी तरह गामा रेज आपके पास आ जाएंगी 10⁻12 की रेंज में। कॉस्मिक रेज आपकी चली जाएगी 10⁻14 मीटर की रेंज में। उसी तरह माइक्रोवेव्स की अगर हम बात करें तो ये 10⁻6 से 10⁻2 मीटर की रेंज में आ गई। रेडियो वेव्स आपकी 10⁻2 मीटर की रेंज में आ गई, और लॉन्ग रेडियो वेव्स आपकी 10⁻4 से 10⁻6 मीटर की जो भी रेंजेस में है वो सब आपकी क्या हो जाएंगी, लॉन्ग रेडियो वेव्स हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इनकी हमने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया हुआ है। सो आगे, अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक सब लोग एक बार पढ़ लीजिए, और जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो सब लोग अटेम्प्ट करिए, ठीक है। सब लोग अभी तक मुझे सबमिट नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सबमिट किया है, बट स्टिल बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबमिट नहीं किया। तो जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको जरूर सबमिट कर दीजिए। इस स्पेक्ट्रम के आगे हम देन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके बाय।